तो नाउ स्टार्ट। आयनिक इक्विलिब्रियम का लास्ट टॉपिक है एसिड बेस इंडिकेटर। एसिड बेस इंडिकेटर का मतलब टॉपिक से भी क्लियर हो रहा है। एसिड और बेस को जो इंडिकेट करता है कि हाँ ये सॉल्यूशन एसिडिक है, ये सॉल्यूशन बेसिक है। तो अगर हम बात करें, जैसे तुम 9th-10th में अगर हम पढ़े होंगे कि हम लिटमस पेपर लेते हैं, तो अगर ब्लू लिटमस पेपर को रेड कर दे, यानी ब्लू लिटमस पेपर को रेड करता है, वो है एसिड। यानी एसिड का पहचान करना है तो ब्लू लिटमस को रेड कर देता है। ओके ना। और अगर रेड लिटमस पेपर है, रेड लिटमस पेपर है, उसमें अगर हम बेस मिलाते हैं या बेस को हम रेड लिटमस पे डालते हैं तो इसका जस्ट उल्टा ब्लू कर देता है। तो हम बता ले जाते हैं कि वो सॉल्यूशन एसिडिक है कि बेसिक है। अगर ब्लू को रेड कर दे तो हम बोलेंगे कि वो एसिडिक है, रेड को ब्लू कर दे तो हम बोलेंगे वो बेसिक है। ये तो हम कॉमन टाइप का पढ़ते हैं। हमें इस टॉपिक में जो मेन इंडिकेटर पढ़ना है वो फिनिप्थिलिन और मिथाइल ऑरेंज के बारे में पढ़ना है। तो हम अगर डिफाइन करें कि इंडिकेटर क्या करता है या इंडिकेटर को डिफिनेशन क्या है, तो हम इसको डिफाइन कर सकते हैं कि द मटेरियल which indicate the acidic nature or basic nature to change the color is known as indicator। यानी ऐसा मटेरियल जो अपना कलर चेंज करके, द मटेरियल विच इंडिकेट द एसिडिक नेचर और बेसिक नेचर चेंज द कलर, सॉरी एसिडिक नेचर और बेसिक नेचर को इंडिकेट करता है टू चेंज द कलर इज नोन एज इंडिकेटर। यानी इंडिकेटर वो है जो कलर चेंज करके हमें इंडिकेट कर देता है कि ये सॉल्यूशन एसिडिक है कि ये सॉल्यूशन बेसिक है। बहुत सिंपल सा डिफिनेशन है और हमारे को टॉपिक भी यही है, एसिड बेस इंडिकेटर। यानी वो इंडिकेट करना चाहिए हमें कि ये सॉल्यूशन एसिडिक है कि बेसिक है। मेन जो हमें यहाँ पर पढ़ना है, तो हमें ब्लू लिटमस यहाँ नहीं पढ़ना है, हमें मेन जो दो इंडिकेटर यहाँ पढ़ने हैं, मेनली टू इंडिकेटर आर हियर। पहला है फिनोप्थिलीन। फिनोप्थिलीन जिसको शॉर्ट में HPH लिखते हैं, फिनोप्थिलीन। अगर तुम इसका स्ट्रक्चर जानना चाहते तो स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है, और हमें स्ट्रक्चर से कोई लेना देना नहीं है।
स्ट्रक्चर पूछेगा, बस जानकारी के लिए बता दे रहा हूं। ये है फिनोप्थिलीन, ठीक है। दूसरा जो हमारा मेन इंडिकेटर है वो है मिथाइल ऑरेंज, मिथाइल ऑरेंज, जिसको हम शॉर्ट में MOH लिखते हैं। तो हमें ये दो मेन इंडिकेटर है, यही हमें इंडिकेट करते हैं कि वो सॉल्यूशन एसिडिक है कि बेसिक है। तो यहां पर हमारे को यही दो मेन इंडिकेटर के बारे में पढ़ना है, फिनोप्थिलीन और मिथाइल ऑरेंज। तो इसको पहले नोट डाउन कर लो, इसके बाद आगे आते हैं। तो यहां तक मैं क्या पढ़ाया, यहां तक पढ़ाया कि इंडिकेटर किसको बोलते हैं। जैसे हम 9th 10th में पढ़ते हैं कि ब्लू लिटमस पेपर पे अगर हम एसिड को मिलाते हैं तो रेड हो जाता है, तो हम समझ जाते हैं कि एसिड है, क्योंकि हमें वो पहले नहीं मालूम होता है कि वो एसिड है कि नहीं है। लेकिन जब ब्लू लिटमस को रेड कर देता है तो हमें वो इंडिकेट करने लगता है कि हाँ ये सॉल्यूशन जो है एसिड है। अगर रेड लिटमस पेपर लेते हैं और उस पर वो सॉल्यूशन डालते हैं, अगर ब्लू कर दिया तो हम समझते हैं कि वो बेस है, नहीं चेंज हुआ तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, एसिडी रहेगा या दूसरा रहेगा, मतलब बेस नहीं है, वो इंडिकेट करेगा वो बेस नहीं है अगर नहीं चेंज किया तो हम डेफिनेशन क्या देंगे, द मटेरियल व्हिच इंडिकेट द एसिडिक नेचर और बेसिक नेचर टू चेंज द कलर, यानी कलर चेंज, ऐसा मटेरियल जो कलर चेंज करके वो इंडिकेट करता है कि एसिड है कि बेस है, उसको हम क्या बोलेंगे, इंडिकेटर। मेनली हमें दो इंडिकेटर पढ़ना है, एक फिनोप्थिलीन है और एक मिथाइल ऑरेंज है। शॉर्ट में HPH लिखेंगे और MOH लिखेंगे। ये मिथाइल सॉरी फिनोप्थिलीन का एक स्ट्रक्चर है, हमें स्ट्रक्चर से कोई लेना देना नहीं है। चलो इसको लिख लिए होगे तुम लोग, यस और नो? अब ध्यान देना, फिनोप्थिलीन कैसे फिनोप्थिलीन कैसे हमें इंडिकेट करता है कि वो एसिड है कि बेसिक है, ठीक है। तो एसिडिक मीडियम में ये कलरलेस होता है, कलरलेस होता है। और ये जो बेसिक मीडियम में होता है, बेसिक मीडियम में जो होता है वो रेड कलर होता है, सॉरी पिंक या रेड, पिंक होता है या रेड होता है। याद रखना, P फॉर फिनोप्थिलीन, P फॉर पिंक और P फॉर पिंकी। तो इसमें याद ये रखना है कि एसिडिक मीडियम में अगर हम फिनोप्थिलीन को डालते हैं और वो कलरलेस अगर बताता है, मतलब कोई कलर नहीं आता है, तो हम समझ जाते हैं कि वो मीडियम जो है वो एसिडिक है। अगर हम सॉल्यूशन में फिनोप्थिलीन मिलाते हैं और वो पिंक या रेड दे देता है, तो हम समझ जाते हैं वो बेसिक मीडियम, मतलब बेस है वो। उसी तरह से मिथाइल ऑरेंज है, मिथाइल ऑरेंज। तो मिथाइल ऑरेंज जो है वो एसिडिक मीडियम में रेड कलर देता है। तो अगर सॉल्यूशन में हम मिथाइल ऑरेंज डाल दें, तो अगर रेड कलर दे देगा तो हम समझ जाएंगे कि वो सॉल्यूशन एसिडिक है। वहीं बेसिक मीडियम में ये येलो कलर या ऑरेंज कलर अगर ये देता है तो हम समझ जाएंगे कि वो मीडियम बेसिक है। तो ये कलर के अकॉर्डिंग
दोनों इंडिकेट करते हैं कि वो मीडियम कैसा है, एसिडिक है या बेसिक है। दोनों का अपना अपना कलर है। फिनोप्थिलीन एसिडिक मीडियम में कलरलेस होगा और बेसिक मीडियम में पिंक कलर या रेड कलर होगा। ठीक है, वहीं मिथाइल ऑरेंज एसिडिक मीडियम में रेड कलर दिखाता है और बेसिक मीडियम में ऑरेंज या येलो कलर दिखाता है। ये इंडिकेशन से हमें समझ में आता है कि वो सॉल्यूशन कैसा है, एसिडिक है या बेसिक है। ठीक है, तो यहां तक तो हमने बात किया इंडिकेटर के बारे में और मेनली हमें यही दोनों इंडिकेटर पढ़ना है। अब हम बात हमारे को यहां तक आती है कि आखिर ये कलर मिथाइल ऑरेंज कलर क्यों चेंज करता है, व्हाई इंडिकेटर विल चेंज देयर कलर। हमारा दूसरा पॉइंट ये है, ये लिख लिए होगे। तो नेक्स्ट पॉइंट पर अगर हम आए तो हमारे मन में एक डाउट होना चाहिए कि आखिर इंडिकेटर को डालते हैं एसिडिक मीडियम में तो आखिर रीजन क्या है, तो कलर क्यों चेंज कर दे रहा है। कुछ तो होगा जिसके वजह से वो कलर चेंज कर रहा होगा। आखिर वो रीजन क्या है, तो मैं इसको हटा दूं। तो हमारा नेक्स्ट पॉइंट जो होगा वो ये होगा कि व्हाई इंडिकेटर चेंज द कलर, व्हाई indicator change the color of solution मीडियम का या सॉल्यूशन का वो चेंज कलर क्यों चेंज करता है, आखिर क्या कारण है। तो इसको जानने के लिए हमें दो थ्योरी पढ़ना होगा। तो that can be explained by two थ्योरी। दो थ्योरी से इसको एक्सप्लेन किया जाता है। पहला जो थ्योरी है वो है ओस्वार्ड, जो हमने पढ़ा था ओस्वार्ड डाइल्यूट लॉ, ओस्वार्ड थ्योरी। और जो दूसरा थ्योरी है वो है स्ट्रक्चर थ्योरी बोलो या क्यूनोनॉइड। क्यूनोनॉइड क्या होता है आगे बताएंगे। क्यूनोनॉइड स्ट्रक्चर, क्यूनोनॉइड थ्योरी या हम इसको स्ट्रक्चर थ्योरी बोलते हैं, स्ट्रक्चरल थ्योरी। क्यूनोनॉइड थ्योरी या हम इसको स्ट्रक्चर थ्योरी बोलते हैं। ये दोनों थ्योरी इस बात को एक्सप्लेन करता है कि व्हाई द इंडिकेटर चेंज द कलर ऑफ मीडियम। तो वन बाय वन समझ लेते हैं कि ओस्वार्ड कैसे बता रहा है, ओस्वार्ड थ्योरी क्या है। तो पहला हमारा ओस्वार्ड थ्योरी। ओस्वार्ड थ्योरी में जो पहला पॉइंट वो बोलता है वो ये बोलता है कि जो इंडिकेटर होना चाहिए वो इंडिकेटर शुड बी वीक एसिड और वीक बेस। ओस्वार्ड थ्योरी के में जो पहला जो उन्होंने थ्योरी दिया है वो ये बोला है कि जो इंडिकेटर होना चाहिए वो वीक एसिड होना चाहिए या वीक बेस होना चाहिए। तो यहां से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, जैसे अगर हम बात करें फिनोप्थिलीन का, फिनोप्थिलीन में तुम देखे हुए स्ट्रक्चर में, ठीक है, फिनोप्थिलीन के तुम स्ट्रक्चर में देखे थे
अब देखो यहाँ OH लगा हुआ है ना, 2 OH लगा हुआ है, इसको फिनॉल बोलेंगे। तो या तो ये H प्लस लूज करेगा या तो ये H प्लस लूज करेगा, एक ही अपने H प्लस लूज करेगा। तो ये ऑर्गेनिक एसिड है, इसीलिए फिनोप्थिलीन जो होता है वो वीक एसिड होता है, वीक एसिड। फिनोप्थिलीन जो होता है वो वीक एसिड होता है। और मिथाइल ऑरेंज जो होगा वो वीक बेस होगा। अगर हम मिथाइल ऑरेंज, इसको शॉर्टकट में मैं लिख रहा हूं HPH, क्योंकि हमें HPH अगर पानी में डालोगे तो H प्लस और PH माइनस देगा, और ये H प्लस देने की वजह से ये वीक एसिड कहलाएगा। तो मैं यहां लिख दे रहा हूं शॉर्टकट में वीक एसिड। अगर हम मिथाइल ऑरेंज के बारे में बात करें तो मिथाइल ऑरेंज को अगर हम पानी में डालेंगे तो M प्लस और OH माइनस, यानी मिथाइल ऑरेंज जो है वो बेसिक यानी वीक बेस है, वीक बेस इंडिकेटर है। तो हमें यहां जो 2 इंडिकेटर पढ़ना था, मिथाइल ऑरेंज और फिनोप्थिलीन, तो ऑसवाल्ड का जो पहला थ्योरी है वो ये बोलता है कि जो इंडिकेटर होना चाहिए वो वीक एसिड होना चाहिए या वीक बेस होना चाहिए। तो हम देख पा रहे हैं कि फिनोप्थिलीन जो है वो वीक एसिड इंडिकेटर है, जबकि मिथाइल ऑरेंज जो है वो वीक बेस इंडिकेटर है। ठीक है, दोनों का फंक्शन अलग अलग है, कलर अलग अलग दिखाता है। तो अभी तक हम इंडिकेटर के बारे में पढ़ रहे हैं कि मिथाइल ऑरेंज किस टाइप का इंडिकेटर है, कैसा कलर दे के वो बताएगा, जबकि फिनोप्थिलीन कैसा कलर दे के वो इंडिकेट करेगा कि सॉल्यूशन कैसा है, एसिडिक है कि बेसिक है। और अकॉर्डिंग टू ऑसवाल्ड लॉ, इंडिकेटर शुड बी वीक एसिड और वीक बेस। तो ये स्टेटमेंट में आपसे पूछा जा सकता है, तो मैं इसको हटाऊं। हम पढ़ क्या रहे हैं, वाई इंडिकेटर चेंज द कलर। अभी तक हमारा इसका आंसर तो नहीं मिला, बट ऑसवाल्ड थ्योरी के थ्रू हमें मिल सकता है, तो आगे हो सकता है कि हमें मिले। ये लिख लिए होगे तुम लोग। हटा दू ना। अब हमें ऑसवाल्ड के दूसरे थ्योरी पे आते हैं। दूसरे थ्योरी में ये बताता है, सेकेंड थ्योरी ऑफ ऑसवाल्ड लॉ। सेकेंड थ्योरी में ये बोलता है कि जो इंडिकेटर का मॉलिक्यूल्स है और जो आयंस है उसका कलर अलग अलग होता है। तो कलर ऑफ मॉलिक्यूल्स और आयंस हैव डिफरेंट कलर, डिफरेंट कलर। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि जब हम फिनोप्थिलीन को पानी सॉल्यूशन में जब डालते हैं, जब ये डिजोल्व होता है उसके अंदर और ये H प्लस देता है और PH माइनस देता है, तो अगर मॉलिक्यूल्स है, ये मॉलिक्यूल्स है और ये आयंस में टूट गया है, तो देखो ये तो 100% डिसोसिएट तो होगा नहीं, क्योंकि वीक एसिड है, तो कुछ मॉलिक्यूल्स भी होंगे और कुछ आयंस भी होंगे। आयंस का जो अपना कलर होता है वो पिंक कलर होता है, और मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो कलरलेस होते हैं, वो कलरलेस होता है। अब यहां पर
ये जो थ्योरी इंडिकेट करता है, अगर मॉलिक्यूल्स, अगर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इज ग्रेटर देन नंबर ऑफ आयंस, अगर ऐसा है कि मॉलिक्यूल्स की संख्या ज्यादा है, आयंस की संख्या कम है, तो उस समय सॉल्यूशन कलरलेस होगा। अगर नंबर ऑफ आयंस ज्यादा है और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कम है, तो उस समय कलर जो होगा वो पिंक कलर होगा। अभी हमें देखना है कि कैसे ये काम कर रहा है, बस ये थ्योरी है। सेकेंड ओसवाल्ड डायलूट लॉ का थ्योरी है, उनका कहना ये है कि ये भी कलर दिखाएगा, मतलब मॉलिक्यूल्स भी दिखाएंगे और आयंस भी दिखाएंगे। बात डिपेंड करता है किसकी संख्या ज्यादा है। तो अगर ये ज्यादा है तो कलरलेस होगा, ये ज्यादा है तो पिंक होगा। उसी तरह से अगर हम MOH के बारे में बात करें, मिथाइल ऑरेंज, अगर मिथाइल ऑरेंज पानी में सॉल्यूशन में जाता है तो M+ और OH- बनता है। सेम उसी तरह ये होता है येलो कलर, ये होता है येलो कलर या ऑरेंज कलर, और ये होता है रेड कलर, ये होता है रेड। अगर इसका मैं यहीं पे डायरेक्ट लिख दूं, अगर MOH की संख्या ज्यादा है M+ से तो वो ऑरेंज दिखाएगा, जिसकी संख्या ज्यादा होगा वो ऐसा दिखाएगा। और अगर M+ की संख्या ज्यादा है MOH से तो वो हमें येलो दिखाएगा या ऑरेंज दिखाएगा। अब इसी बात से हम अपने आंसर पे पहुंचेंगे कि इंडिकेटर कलर क्यों चेंज करता है। तो इसी बात से हमें इंडिकेट करेगा, यानी एक थ्योरी इसमें और बाकी है। तो सेकेंड थ्योरी के बाद हमें आंसर मिलना धीरे धीरे स्टार्ट हो जाता है कि इंडिकेटर कलर क्यों चेंज करता है। तो ओसवाल्ड का सेकेंड थ्योरी बोलता है कि जब तुम वीक एसिड इंडिकेटर लेते हो तो जब वो डिसोसिएट होता है तो उसका आयंस भी कलर दिखाता है और मॉलिक्यूल्स भी कलर दिखाता है। डिपेंड करता है कि संख्या किसका ज्यादा है। अगर मॉलिक्यूल्स ज्यादा हैं तो उसके जैसा दिखाएगा, आयंस ज्यादा है तो उसके जैसा दिखाएगा। तो ये इसका सेकेंड थ्योरी है। अकॉर्डिंग टू सेकेंड थ्योरी ऑफ ओसवाल्ड, he indicate that the molecules and ions both show the color which has more number, that color will be appears in the solution. अच्छा हाँ, यहाँ रेड होगा, ये उल्टा हो गया है, ऑरेंज और येलो, और इधर हो जाएगा रेड। तो इतना बात समझ में आ गई होगी। अब हम जिसकी तलाश में थे वहां पर पहुंच गए हैं। किसकी तलाश में थे कि इंडिकेटर कलर क्यों चेंज करता है, व्हाई इंडिकेटर चेंज द कलर। अब ध्यान दीजिए, अब थ्योरी नंबर 3 या C जो भी पॉइंट डाले होंगे, अब ध्यान देने वाला बात यह है कि अगर हम एक सॉल्यूशन में पहले से हम HCl लेके रखे हैं और इसमें हमने थोड़ा सा फिनोप्थिलीन डाल दिया, फिनोप्थिलीन डालने के बाद फिनोप्थिलीन जो है ये तो खुद ही स्ट्रॉन्ग एसिड है और ये क्या है, वीक एसिड है। तो फिनोप्थिलीन यहां पर डिसोसिएट क्या होगा, कम होगा।
क्योंकि स्ट्रॉन्ग एसिड पड़ा हुआ है तो इसका डिसोसिएशन कम होगा, और ऊपर से क्या है, कॉमन आयंस इफेक्ट है, H+ यहाँ भी H+ यहाँ है, तो जितना डिसोसिएट होना चाहेगा और इससे ज्यादा सप्रेस्ड हो जाएगा, यानी बैकवर्ड जाने लगेगा, तो बहुत ज्यादा ये डिसोसिएट नहीं हो पाएगा। तो हम बोल सकते हैं इन केस ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड phenolphthalein will not dissociate much, यानी एसिडिक मीडियम में, स्ट्रॉन्ग एसिडिक मीडियम में ये बहुत ज्यादा डिसोसिएट नहीं हो पाता है, और जो भी डिसोसिएट होता है ड्यू टू कॉमन आयन इफेक्ट ये बैकवर्ड जाने लगता है। ठीक है, तो इस केस में HPH का संख्या ज्यादा होगा और H+ की संख्या, इसका H+ मत मान लेना, इस H+ की संख्या कम होगा, इस बात को इंडिकेट करता है। नंबर ऑफ HPH मॉलिक्यूल्स इज ग्रेटर देन नंबर ऑफ H+ आयंस। अब मुझे बताओ कि जब इसकी संख्या ज्यादा होगा तो O कौन सा कलर, कैसा होगा, वो कलरलेस होगा। इसीलिए बोला जाता है कि एसिडिक मीडियम में, अक्सर एसिडिक मीडियम में मॉलिक्यूल्स की संख्या ज्यादा होता है, क्योंकि इंडिकेटर ज्यादा डिसोसिएट हो नहीं पाता है, जिसके वजह से वो कलरलेस दिखाता है। इसीलिए फिनोल्फथालीन एसिडिक मीडियम में ऑलवेज कलरलेस होता है, क्योंकि उस समय मॉलिक्यूल्स की संख्या ज्यादा होता है एज कंपेयर टू आयंस। बस इतना सिंपल सा एक लॉजिक है। तो हमारा आंसर मिल चुका है कि व्हाई इंडिकेटर चेंज द कलर ऑफ मीडियम। तो इंडिकेटर चेंज इसलिए किया क्योंकि अकॉर्डिंग टू ऑसवाल्ड लॉ मॉलिक्यूल्स भी कलर दिखाते हैं और आयंस भी कलर दिखाते हैं, वो डिपेंड करता है किसकी संख्या ज्यादा है। तो अगर मॉलिक्यूल्स एसिडिक मीडियम में ये ज्यादा डिसोसिएट नहीं होगा तो उस केस में मॉलिक्यूल्स ज्यादा होगा, इसलिए वो कलरलेस होगा। अब यहीं पर हम बात कर लेते हैं कि बेसिक मीडियम में क्या होगा इसका। तो देखो बेसिक मीडियम में जस्ट इसके उल्टा होगा। जब ये एसिडिक मीडियम में डिसोसिएट नहीं कर पा रहा था तो इन बेसिक मीडियम, अब इसका ढूंढना तुम, इन बेसिक मीडियम जहां एसिडिक मीडियम में डिसोसिएट नहीं हो पा रहा था वहीं बेसिक मीडियम में फिनोल्फथालीन जो होगा HPH will more dissociated। जहां ये बेसिक मीडियम एसिडिक मीडियम में डिसोसिएट नहीं हो पा रहा था, जस्ट इसके उल्टा बेसिक मीडियम में ये ज्यादा डिसोसिएट होगा, और उस केस में H+ की संख्या HPH से ज्यादा होगा, यानी आयंस विल बी मच मोर देन मॉलिक्यूल्स। दैट्स वाई अगर आयंस ज्यादा है तो बताओ ये कौन सा कलर दिखाएगा। तो आयंस ज्यादा है तो अभी मैं बताया था, सेकेंड वाला पॉइंट पे जाना, अगर ये ज्यादा है तो कलरलेस, अगर ये ज्यादा है तो पिंक, इसीलिए बेसिक मीडियम में पिंक दिखाता है। तो हमारा अब क्वेश्चन का आंसर मिल चुका है, सिंपल सा आंसर है कि मतलब इस क्वेश्चन के आंसर से मानना है कि मॉलिक्यूल्स भी कलर दिखाता है और आयंस भी कलर दिखाता है, बस डिपेंड करता है कि किसकी संख्या ज्यादा है। तो एसिडिक मीडियम में इसकी संख्या ज्यादा होगा इसलिए कलरलेस होगा, और बेसिक मीडियम में इसकी संख्या ज्यादा होगा इसलिए वो मतलब डिसोसिएशन ज्यादा होगा, इसलिए वो पिंक दिखाता है। बहुत सिंपल सा आंसर है। अब हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं मिथाइल ऑरेंज का। फिनोल्फथालीन का तो बात हमने कर ही लिया, अब थोड़ा सा इसी में हम बात कर लेते हैं मिथाइल ऑरेंज का। तो मान लो पहले से तुम सॉल्यूशन लिए हो, अब ऐसा मत दिमाग में रखना फिनोल्फथालीन केवल एसिड में यूज करेंगे, मिथाइल ऑरेंज केवल बेस में यूज करेंगे, नहीं, ये इंडिकेटर है, किसी में डाल सकते हैं, एसिड बेस इंडिकेटर है। मान लो हमने पहले से सॉल्यूशन में NaOH ले रखा है,
ये है स्ट्रॉन्ग बेस, और तुम इसके अंदर डाल दिए मिथाइल ऑरेंज, तुम थोड़ा सा इसमें मिथाइल ऑरेंज डाल दिए, मिथाइल ऑरेंज MOH। अब देखो यहाँ पे मिथाइल ऑरेंज, कलर थोड़ा याद रखना, कलर याद रखना ही पड़ेगा। मिथाइल ऑरेंज के बारे में अगर हम देखें तो मिथाइल ऑरेंज MOH वीक बेस है, और ये सॉल्यूशन में जाएगा MOH। यहाँ पहले से स्ट्रॉन्ग बेस पड़ा हुआ है और ये OH माइनस रिलीज करता है, तो ये कॉमन आयंस की वजह से ये रिएक्शन बैक साइड जाएगा, ड्यू टू कॉमन आयन। कॉमन आयंस की वजह से ये रिएक्शन बैक साइड जाएगा, यानी इसका डिसोसिएशन ज्यादा नहीं हो पाएगा, यानी मिथाइल ऑरेंज विल नॉट डिसोसिएटेड मच मोर, यानी डिसोसिएट ज्यादा नहीं होगा क्योंकि ये कॉमन आयंस की वजह से। इस वजह से MOH की संख्या यानी मॉलिक्यूल्स की संख्या ज्यादा होगा एज कंपेयर टू M+, तो मॉलिक्यूल्स विल बी लार्जर देन M+। तो मुझे बताओ अगर मॉलिक्यूल्स ज्यादा होगा तो कौन सा कलर दिखाएगा, याद करो, येलो दिखाएगा या तो रेड ऑरेंज दिखाएगा। इसीलिए बेसिक मीडियम में जो MOH है वो येलो या ऑरेंज दिखाता है। जस्ट इसके उल्टा, यानी जब ये बेसिक मीडियम में ज्यादा डिसोसिएट नहीं हो पाता है तो वहीं MOH विल डिसोसिएटेड इन एसिडिक मीडियम। जस्ट इसके उल्टा में MOH जहां बेसिक मीडियम में डिसोसिएट नहीं हो पा रहा था, वहीं एसिडिक मीडियम में ये ज्यादा डिसोसिएट होगा, और इस केस में M+ आयंस की संख्या ज्यादा होगी एज कंपेयर टू MOH। इसीलिए ये जो होगा, अगर M+ ज्यादा हुआ तो कौन सा कलर दिखाएगा, रेड कलर, तो इसीलिए कलर। तो जो मिथाइल ऑरेंज है वो एसिडिक मीडियम में रेड कलर दिखाएगा, तो तुमसे अगर रीजन पूछेगा, ऐसे रीजन पूछेगा तुमसे, उस वाइड डाइल्यूट लेवल पे क्वेश्चन ऐसे पूछ सकता है कि MOH इन एसिडिक मीडियम इंडिकेट रेड कलर बिकॉज, अब ये रीजन देगा कि M+ या आयंस विल बी मच ग्रेटर देन मॉलिक्यूल्स, या मॉलिक्यूल्स विल बी मच ग्रेटर देन आयंस। ठीक है, तो लॉजिकल क्वेश्चन पूछेगा। मिथाइल ऑरेंज in basic medium will show yellow color because MOH molecules will be greater than ions। तो इसको आपको याद रखना है। तो याद रखने के लिए आपको आयंस का और मॉलिक्यूल्स का कलर भी याद रखना है। तो वही एसिडिक मीडियम, तो कलर एक बार रटना पड़ेगा। तो यही उसने ऑसवार्ड डाइल्यूट लॉ ने बताया, सॉरी ऑसवार्ड डाइल्यूट लॉ नहीं, ऑसवार्ड लॉ ने बताया कि कलर क्यों चेंज होता है। तो उसकी नंबर के वजह से, जिसका नंबर ज्यादा होगा उसके अकॉर्डिंग वो काम करेगा। बात क्लियर हो गई होगी, आप लिख भी लिए होगे। ये अपना ओसवार्ड लॉ खत्म हो गया। यही 3 लॉ में उसका स्टेटमेंट था। पहला स्टेटमेंट क्या था कि कोई भी इंडिकेटर होगा वो वीक एसिड होगा या वीक बेस होगा। दूसरा क्या था उसका, दूसरा उन्होंने बताया था कि जो मॉलिक्यूल्स होंगे और आयंस होंगे वो अपना अपना कलर देंगे और वो डिपेंड करेगा कि नंबर किसका ज्यादा है। तीसरा में उन्होंने बता दिया कि देखो इस केस में इसका नंबर ज्यादा है इसलिए येलो देगा, इस केस में आयंस की संख्या ज्यादा है इसलिए ये रेड देगा। ये आपने लिख लिया।
चलो नेक्स्ट देखते हैं। तो अभी तक देख लो, कोई डाउट नहीं है ना? अब जो इंडिकेटर है वो कलर क्यों चेंज करता है, इस बात को ओसवाल्ड ने बता दिया कि आयंस की संख्या ज्यादा होगा तो वो कलर देगा, मॉलिक्यूल्स की संख्या ज्यादा होगा तो वो कलर देगा। ठीक है, अब इस बात को क्यूनॉन मेथड से हम जानेंगे। क्यूनॉन ने कैसे बताया इसको? तो हमारा दूसरा जो थ्योरी था क्यूनॉन थ्योरी, क्यूनॉन वाइड थ्योरी। तो सेकेंड वन थ्योरी इज क्यूनॉन वाइड थ्योरी, या इसको स्ट्रक्चर थ्योरी बोलते हैं। तो मैं तुम्हें स्ट्रक्चर से थोड़ा समझा रहा हूं, ठीक है? हालांकि ऑर्गेनिक पढ़ोगे तब ये पूरा समझ में आएगा। अब ध्यान दो, ये है फिनोप्थिलीन। अब इंडिकेटर अपना कलर क्यों चेंज करता है, इसको एक्सप्लेन करने के लिए क्यूनोनवाइड थ्योरी आया, इसी को एक्सप्लेन करेगा। बट एक्सप्लेनेशन दोनों का अलग अलग है। क्यूनोनवाइड थ्योरी का अलग से एक्सप्लेनेशन है और ओसवाल्ड थ्योरी का अलग से स्ट्रक्चरल थ्योरी बोलते हैं। अब ये क्या होता है, ये फिनोप्थिलीन HPH है, ये फिनोप्थिलीन अपना H+1 लूज कर देता है। ये लूज करने के बाद इस पे माइनस आ जाता है। अब माइनस आने के बाद डबल सिंगल डबल सिंगल डबल, माइनस आने के बाद, अब ये चीज बाद में अब समझ में आएगा, डबल सिंगल और माइनस ये रिजोनेंस में चला गया, फिर यहां माइनस आएगा, डबल सिंगल माइनस रिजोनेंस में जाएगा। तो मैं अब डायरेक्ट लिख रहा हूं रिजोनेंस होगा यहां। तो ऑर्गेनिक में, हालांकि इनऑर्गेनिक में थोड़ा बहुत पढ़ाया था मैं तुम्हें फिजिकल में, सॉरी केमिकल बॉन्डिंग में। तो अगर कंजुगेशन देखोगे तो डबल, ये इनके बीच में डबल बॉन्ड है, डबल सिंगल और ये नेगेटिव, ये रिजोनेंस हो रहा है। तो मैं इस स्ट्रक्चर को रिजोनेंस बना के अब डायरेक्ट लिख रहा हूं। अब जब रिजोनेंस हो जाएगा ये, तो कुछ स्ट्रक्चर ये ऐसा बनेगा। मैं डायरेक्ट आफ्टर रिजोनेंस इसका स्ट्रक्चर लिख रहा हूं। ये स्ट्रक्चर कुछ ऐसा रहेगा, ये जैसा था वैसा ही रहेगा, इसमें OH लूज नहीं होगा। ठीक है, और ऐसे स्ट्रक्चर को ऑर्गेनिक में इसको बेंजीन बोलते हैं। अगर ऐसा स्ट्रक्चर आ जाए, ऐसा और ये ऐसा, इसको हम क्यूनिनवाइड बोलते हैं। इसको हम क्यूनिन, ये कुछ क्यूनिन सही हो गया है। आफ्टर रिजोनेंस, आफ्टर रिजोनेंस इट बिकम लाइक क्यूनिनवाइड। तो उन्होंने क्या बोला, क्यूनिनवाइड थ्योरी के अकॉर्डिंग उन्होंने बोला कि जो फिनोप्थिलीन है
उसका स्ट्रक्चर चेंज हो जा रहा है। ड्यू टू चेंज इन स्ट्रक्चर, ड्यू टू चेंज इन स्ट्रक्चर, that's why it show the color, या कलर चेंज हो रहा है। तो उन्होंने बताया, मतलब बताने का तरीका दोनों का अलग अलग है। ओसवाल्ड का तरीके अलग है और इनका तरीके अलग है, लेकिन दोनों अपने आप में सही है। बस तरीके बताने का मेथड अलग है कि इन्होंने क्या बोला कि स्ट्रक्चर चेंज होने की वजह से उसका कलर चेंज हो रहा है या कलर इंडिकेट करता है, जबकि ओसवाल्ड ने क्या बताया कि आयंस और मॉलिक्यूल्स की संख्या पे डिपेंड करेगा कि आयंस अगर ज्यादा है तो उसके अकॉर्डिंग कलर होगा और मॉलिक्यूल्स अगर ज्यादा है तो उसके अकॉर्डिंग कलर होगा। यानी दोनों इसी बात को इंडिकेट कर रहे हैं, बट तरीके अलग अलग है और दोनों अपने आप में सही है। तो इसमें बस इतना ही जानना है कि क्यूनिनोइड थ्योरी में इतना ही हमें कि क्यूनिनोइड थ्योरी में स्ट्रक्चर चेंज होने की वजह से उसका कलर चेंज होता है। तो हमें क्यूनिनोइड इससे ज्यादा, मतलब दोनों थ्योरी से ज्यादा नहीं पढ़ना है। इसको लिख लो। तो अभी तक तुम्हें मैं इंडिकेटर के बारे में बता रहा था, सब कुछ बताया इंडिकेटर के बारे में कि इंडिकेटर वीक एसिड होता है, वीक बेस होता है। इंडिकेटर अलग अलग कलर दिखाते हैं, एसिडिक मीडियम में अलग कलर दिखाएगा, बेसिक मीडियम में अलग कलर दिखाएगा। उसके बाद ओसवाल्ड थ्योरी के अकॉर्डिंग आयन ज्यादा है या मॉलिक्यूल ज्यादा है, कलर उसके अकॉर्डिंग चेंज होगा। और क्यूनिनोइड थ्योरी के अकॉर्डिंग स्ट्रक्चर चेंज होने की वजह से उसका कलर चेंज होता है। ये सब हमने अभी तक बात किया और हमने मेनली फिनोप्थिलीन और मिथाइल ऑरेंज के बारे में ही बात करना है। ठीक है, अब हम अगले पड़ाव पर चलते हैं। तो यहां से 2-3 क्वेश्चंस आपसे पूछा जा सकता है, ओसवाल्ड थ्योरी के ऊपर कलर पूछा जा सकता है। अब हम बात करते हैं कि इंडिकेटर काम कैसे करता है। अब इंडिकेटर के बारे में हम यहाँ से स्टार्ट हो जाएंगे। ये सब इंडिकेटर के बारे में था, इंडिकेटर कैसा होना चाहिए, कैसे क्यों कलर दिखाता है ये। अब यहाँ से मेन जो हम यहाँ बात करेंगे कि इंडिकेटर काम कैसे करता है, इंडिकेटर हमें काम कैसे करेगा, इसके बारे में अब हम आएंगे। तो अब नेक्स्ट हमारा जो हेडिंग होगा वो ये होगा कि पीएच रेंज ऑफ इंडिकेटर, पीएच रेंज ऑफ इंडिकेटर। पीएच रेंज ऑफ इंडिकेटर, तो थोड़ा इसको समझते हैं कि पीएच रेंज ऑफ इंडिकेटर क्या बोल रहा है। ठीक है, पीएच रेंज का मीनिंग क्या होता है। अब समझने के लिए मान लो हम फिनोप्थिलीन ही लेते हैं, HPH ही लेते हैं, फिनोप्थिलीन। फिनोप्थिलीन लेते हैं, HPH होता है। HPH के बारे में हमें मालूम है कि ये एसिडिक मीडियम में कलरलेस होता है और बेसिक मीडियम में ये क्या होता है, पिंक कलर का होता है। अब इसका हम इसी से हम जानेंगे कि पीएच रेंज ऑफ इंडिकेटर क्या होता है। चलो, एक कंटेनर में तुम एसिड ले लो, एक कंटेनर में एसिड ले लो, ये मान लो हमने कोई एसिड ले लिया। अब इसके अंदर थोड़ा सा तुम फिनोप्थिलीन डाल दो, यहां पर थोड़ा सा फिनोप्थिलीन डाल दो, यहां पर थोड़ा सा फिनोप्थिलीन डाल दो। तो मुझे बताओ इनिशियल में अभी ये फिनोप्थिलीन का कलर क्या होगा, ये फिनोप्थिलीन किस कलर का हमें दिखा रहा होगा।
मतलब सॉल्यूशन में फिनोल्फथालीन का कलर क्या इंडिकेट कर रहा होगा? क्या होगा? कलरलेस होगा ना। अब हमें यहां पर बाहर से हम बेस मिला रहे हैं, बाहर से हम बेस मिला रहे हैं, मान लो स्ट्रॉन्ग एसिड है, स्ट्रॉन्ग बेस, बाहर से एक ब्यूरेट ले लिए तुम और इसमें से बेस मिला रहे हो, बेस मिला रहे हो, ये भी स्ट्रॉन्ग ही है, ठीक है। अब ध्यान देना, हम अगर पीएच स्केल पे बात करें तो स्टार्टिंग में ये कौन सा कलर देगा? ये पिंक कलर देगा, सॉरी कलरलेस होगा, कलरलेस होगा, ठीक है। स्टार्टिंग में जब ये एसिडिक मीडियम में था तो रेंज इधर ही होगा, क्योंकि पीएच 0 से 7 के बीच में होगा, 7 से कम होगा। तो जैसे जैसे तुम अब एसिड मिलाते गए, सोचो तुम इसके अंदर ब्यूरेट से बेस मिलाते गए, एसिड नहीं बेस मिलाते गए, तो अगर हम व्हेन बेस विल एडेड, बेस विल एडेड, तो मुझे बताओ अगर बेस ऐड करोगे तो पीएच बढ़ेगा कि घटेगा? इस सॉल्यूशन का पीएच बढ़ेगा कि घटेगा? अगर बेस ऐड करोगे तो पीएच घटेगा कि बढ़ेगा? पायल साक्षी परी, बिल्कुल सही है, बढ़ेगा, इंक्रीज होगा, क्योंकि सॉल्यूशन धीरे धीरे बेसिक होता चला जाएगा। तुम अब ऐसे इमेजिन करो, बेस मिलाते गए, बेस मिलाते गए, बेस मिलाते गए, बेस मिलाते गए, पीएच बढ़ता गया, बढ़ता गया, बढ़ता गया, बढ़ता गया, एक समय आएगा कि न्यूट्रल हो जाएगा, एक समय ऐसा आएगा कि वो न्यूट्रल हो जाएगा। तो मुझे बताओ कि HPH यानी फिनोल्फथालीन किस टाइम पर वो अपना कलर पिंक देगा? जैसे न्यूट्रल होगा, अब तुम मिलाते गए, मिलाते गए, मिलाते गए, मिलाते गए, एसिड के बाद न्यूट्रल पे आए, अब ये पिंक कलर कब देगा? पिंक कलर कब देगा? जब 7 से थोड़ा ज्यादा हो जाएगा। जैसे ही तुम न्यूट्रल पे गए होगे, ये न्यूट्रल बना होगा, उसके बाद तुम एक ड्रॉप डाले होगे, ये तुरंत बोला होगा कि हम हो गए पिंक, वहीं पर इसको बंद कर देना है, मतलब बेस को डालना बंद कर देना है, वहीं पर डालना, इसको बंद कर देना है। जैसे ही पिंक कलर देगा तो हमें इसको मिलाना बंद कर देना है, यानी व्हेन वी एडेड, व्हेन बेस विल बी एडेड, पीएच विल बी इंक्रीज, पीएच क्या होगा? इंक्रीज। आफ्टर न्यूट्रल इट बिकम न्यूट्रल, अब एक समय ऐसा होगा कि इट बिकम न्यूट्रल, ये में आके न्यूट्रल बन जाएगा। आफ्टर दैट तुम मिलाते गए, आफ्टर दैट इट बिकम बेसिक, और जैसे ही बेसिक बना होगा उस समय वो कलर क्या दे दिया होगा? वहीं पर जो हम मिला रहे थे मिला, जैसे ही ये पिंक कलर इंडिकेट किया, कलर लेस से पिंक बना, वैसे ही हम बेस को मिलाना बंद कर देंगे। तो मुझे ये बताओ कि कलरलेस से पिंक बनना वो कौन सा, आफ्टर एडिंग मोर बेस इन न्यूट्रल सॉल्यूशन, तो कलरलेस से अगर पिंक बनता है
तो मुझे बताओ वो पॉइंट कौन सा होगा जिस पॉइंट पे ये पिंक अपने आप को देगा, यानी कलरलेस से पिंक का बनना, वो कौन सा रेंज में होगा जिस पे वो पिंक कलर देता है। यानी ऐसा सोचो कि कलरलेस से धीरे 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 ऐसे तुरंत ऑटोमेटिक तुरंत पिंक नहीं हो जाएगा ना, तुरंत धीरे धीरे पिंक नहीं हो जाएगा। वो जब बेस मिलेगा तो धीरे 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 उसका पिंक धीरे धीरे आएगा, थोड़ा सा लाइट पिंक आएगा, फिर डार्क पिंक आ जाएगा। तो जिस रेंज के बीच में, ध्यान देना मैं डिफाइन कर रहा हूं, जिस रेंज के बीच में ये कलर चेंज करना स्टार्ट कर देता है, यानी कलरलेस से कलर में आना स्टार्ट कर देता है, उसी रेंज को हम बोलते हैं पीएच रेंज ऑफ इंडिकेटर। यानी जिस रेंज में वो कलरलेस से या येलो से, वो वाला फिनोल्फिन ले लो मिथाइल ऑरेंज, येलो से अगर ऑरेंज से रेड जाता है तो फिर ऑरेंज से रेड जाता है तो तुरंत नहीं बन जाएगा। लो ये वो थोड़े रेड लाइट थोड़े है कि वहां पर जरा लाइट जला तुरंत ग्रीन हो गया तुरंत रेड हो गया, उसको टाइम लगेगा चेंज होने। एक तुम कलर को अगर नॉर्मली, अब इस समय मार्कर से लिख रहा हूं, अगर ये ब्लू मार्कर है, मैं अगर इसमें ब्लैक कलर डाल दूं तो स्टार्टिंग में ब्लू ही चलेगा, लेकिन ब्लू चलते चलते एक समय ऐसा आएगा कि धीरे धीरे ब्लू भी चलेगा और ब्लैक भी आएगा, दोनों का मिक्सचर आएगा। उसके कुछ समय बाद वो पूरा ब्लैक हो जाएगा, मतलब ब्लू ये मार्कर ब्लैक हो जाएगा। लेकिन वो तुरंत नहीं होगा, इसमें इंक डाल दिए हम ब्लैक कलर का इंक डालने के बाद तुरंत वो ब्लैक नहीं हो जाएगा, वो धीरे 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 ब्लैकिश की तरफ जाएगा। एक समय ऐसा आएगा कि ब्लू भी चलेगा और ब्लैक भी चलेगा, और एक समय ऐसा आएगा कि वो पूरा का पूरा ब्लैक हो जाएगा। तो कुछ ऐसा ही इसमें होने वाला कि वो कलरलेस से तुरंत पिंक नहीं आ जाएगा, वो कलरलेस से धीरे 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 पिंक, तो थोड़ा सा लाइट पिंक आएगा और पिंक आएगा फिर और पिंक आ जाएगा। यानी उसका एक रेंज होगा जिस रेंज में वो अपना कलर शो मतलब चेंज करता है। तुम लोग देखो कई बार मार्कर से लिखता भी हूं तो ब्लू में अगर मैं कभी कभी ब्लैक इंक डाल दिया तो ब्लू ही चलता है, लेकिन ब्लू के बाद धीरे धीरे एक समय ऐसा ब्लू भी होता है और ब्लैक भी होता है, दोनों का मिक्स चलता है। और फिर कुछ समय के बाद यही मार्कर जिसके अंदर हमने ब्लैक इंक डाला है, यही मार्कर ब्लैक चलने लगता है। तो हमने इस मार्कर के अंदर तुरंत ब्लैक अगर हम इंक डालते हैं तो तुरंत ब्लैक नहीं हो जाता है, वो एक रेंज में अपना कलर चेंज दिखाता है। तो उसी तरह से ये डालने के बाद, जैसे तुम अब मान लो मिथाइल ऑरेंज पहले से मान लो बेसिक एसिडिक मीडियम था, अगर यही मिथाइल ऑरेंज लिए होते हम तो रेड कलर दिखाता, और जैसे बेसिक हो गया होगा तो वो ऑरेंज कलर हो गया, तो तुरंत बेसिक होते ऑरेंज नहीं भाग जाता है कि लो ऑरेंज हो गए हम। अब उससे रेड से ऑरेंज होने में उसको टाइम लगता है, और वो ऐसा वहां पर मतलब कलर चेंज होने लगता है, रेड से धीरे 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 अब ऑरेंज की तरफ जाने लगता है। तो एक रेंज होता है जहां पर दोनों का मिक्सिंग होता है, रेड भी होगा और ऑरेंज भी होगा। तो उस रेंज में हम बोलते हैं कि वो उसका पीएच रेंज है, यानी उसमें इंडिकेटर अपना कलर चेंज करते हुए नजर आता है। समझ में आया क्या? तो पीएच रेंज ऑफ इंडिकेटर जो है वो इस बात को इंडिकेट करता है कि जब वो अपना मीडियम चेंज करता है तो तुरंत वो कलर नहीं दिखाता है, वो एक रेंज में अपना कलर धीरे धीरे चेंज करता है। ठीक है, तो उसी को हम बोलते हैं पीएच रेंज ऑफ इंडिकेटर, यानी वो रेंज कौन सा है, रेंज आखिर वो बात करेंगे कौन सा है, लेकिन वो पीएच रेंज का मतलब क्या हुआ। तो पीएच रेंज का मतलब ये हुआ, अब इसे मान लो इधर रेड है, एक समय ऐसा आएगा कि इधर रेड भी होगा और ऑरेंज भी होगा, और इसके इधर ऑरेंज ही ऑरेंज है। इसी रेंज को बोला जाता है पीएच रेंज, जहां पर वो अपना कलर चेंज करता हुआ नजर आता है। मैंने वहां से उसका इंडिकेशन मिल गया कि अब हम चेंज होना है मुझे कलर। तो इसके इधर रेड
इसके इधर पूरा ऑरेंज और इस में वो कलर चेंज करता हुआ नजर आएगा। दैट रेंज इज नोन एज पीएच रेंज ऑफ इंडिकेटर, यानी इस रेंज में वो काम करना स्टार्ट कर देता है, वो अपना यानी कलर चेंज करना स्टार्ट कर देता है। इस तरह से हमें जो देखा गया है वो ये देखा गया है कि जो पीएच रेंज है, पीएच रेंज मैं यहां लिख रहा हूं, फिनोप्थिलीन का जो पीएच रेंज है वो पीएच 8 से 10 यानी 8 से लेके 10 तक, अब 7 के तुरंत बाद नहीं, अभी रुक जा, डाउट लेंगे, पहले इसको समझ लो। अब 7 के तुरंत बाद बेसिक हो गया, अब इसको और आगे भी समझाएंगे, इस रेंज को एक ग्राफ पे भी समझाएंगे, इसलिए थोड़ा सा यहाँ पर एक ग्राफ से और समझाएंगे तो और क्लियरिटी आएगी इसमें। तो जो फिनोप्थिलीन है, जब उस सॉल्यूशन का पीएच लगभग 8 से 10 हो जाता है, 8 से 10 हो जाता है, तब वो अपना यानी उसका पीएच रेंज ये होता है, यानी जब सॉल्यूशन का पीएच इतना हो जाता है 8 से 10, तब वो अपना कलर चेंज करना स्टार्ट कर देता है। और वहीं मिथाइल ऑरेंज का जो पीएच होता है, मतलब पीएच रेंज, वो 4 से 6 के बीच में करता है। अब ये थोड़ा सा इसको ग्राफ से समझाएंगे हम अभी आगे, तो इस थोड़ा सा भी जो मान लो और क्लियरिटी धीरे धीरे और आगे आएगी। तो ये मान के चलना कि फिनोप्थिलीन कलर अपना जब उस सॉल्यूशन का पीएच 8 से 10 होगा, तब ये कलर चेंज करते हुए दिखाई देता है, यानी कलरलेस से कलर होता है। और ये जब इस सॉल्यूशन का पीएच 4 से 6 रहता है, तब ये कलर चेंज करता हुआ दिखाई देता है, यानी दोनों का रेंज अलग अलग है, तो ये अलग अलग रेंज में वर्क करते हैं। एक 4 से 6 के बीच में अपना कलर चेंज करता हुआ दिखाई देता है, बाकी रेंज में ये चेंज करता हुआ कलर नहीं दिखाई देगा। तो दैट इज नोन एज पीएच रेंज। तो ये पीएच रेंज इसी रेंज में काम करेगा, बाकी रेंज में काम नहीं करता है। तो पहले इसको लिखो और इसको और थोड़ा आगे समझाएंगे, बट सर हमें बेस डालने के बाद करेंगे आफ्टर पीएच 7 तो आएगा पिंक कलर, कैसे आएगा? बेस अगर हम डालेंगे, जैसे बेस डाले तो धीरे धीरे क्या होगा, इसका पीएच बढ़ता जाएगा, न्यूट्रल आया, तो फिर तुम एक ड्रॉप और डालोगे। अब देखो पीएच में और वॉल्यूम में एक रिलेशन आएगा, उसीलिए ग्राफ को हम आगे जाएंगे। जैसे ही तुम अगला ड्रॉप डालोगे ये बेसिक हो जाएगा और पीएच वो तुरंत हाई से बढ़ता है, और उस समय तुरंत देखते देखते पीएच इस रेंज में आ जाता है। ये हमें लग रहा है कि धीरे धीरे बढ़ेगा 7.5, 8, ऐसा एक ड्रॉप डाले नहीं कि तुम पीएच इस रेंज में आ जाओगे, तुरंत ये कलर अपना मतलब रेंज स्टार्ट कर देगा। अब टाइम आ गया है कलर चेंज करने का, मेरा अब टाइम आ चुका है, अब मुझे कलर चेंज करना है। तो इस रेंज में ये काम करता है, जबकि ये इस रेंज। तो इसको थोड़ा और क्लियरिफिकेशन करेंगे ग्राफ के थ्रू। तो पहले इसको लिख लो। तो पीएच रेंज जान ये पूछा जाएगा क्वेश्चन में, तो फिनोप्थिलीन इस रेंज में काम करता है और मिथाइल ऑरेंज इस रेंज में काम करता है। दोनों का काम करने का रेंज अलग अलग है, और इसको थोड़ा और क्लियरिफिकेशन देंगे अभी आगे। तो इसको पहले लिख लो। लिख लिए होगे। अब थोड़ा सा इसको हम न्यूमेरिकली देखते हैं कि थोड़ा सा हम इस बात को पीएच रेंज को न्यूमेरिकली देख लेते हैं, और तुम्हें मैं यहां से क्वेश्चंस भी बताऊंगा जहां से क्वेश्चंस पूछा जाता है। सामने लिख लिया। तो पीएच रेंज का मतलब ये हुआ कि वो रेंज जिस रेंज में वो इंडिकेटर अपना कलर चेंज करता हुआ नजर आएगा, बस इस बात को ध्यान रखना। पीएच रेंज वो रेंज होता है जिसमें कलर चेंज करता हुआ नजर आएगा। जिसे मैं याद कर लेना जो मार्कर वाला एग्जांपल दिया था कि अगर ब्लू कलर के मार्कर में ब्लैक कलर का इंक डालेंगे तो स्टार्टिंग में ब्लू चलेगा, फिर धीरे धीरे उसका ब्लू और ब्लैक का मिक्सचर आएगा, यानी वो समय हो गया
जहां पर मार्कर का अब कलर चेंज होने का टाइम आ गया, उसके बाद कुछ देर बाद जो मार्कर है वो ब्लैक कलर यानी ब्लू कलर का से लिखना, तो जिसमें वो चेंज करता है यानी वो उसमें उसका पीएच रेंज है, यानी उसी में अपने आप को कलर चेंज करता था। पीएच रेंज ऑफ इंडिकेटर का मतलब ये हुआ सिंपल सा लैंग्वेज में, तो वहां पर कलर चेंज होता हुआ नजर आता है। अब वो एक डिसअपियर होता हुआ आएगा और एक एक एपियर नजर होता हुआ आएगा। उस रेंज के बाद वो पूरा एपियर हो जाएगा और एक कलर डिसअपियर हो जाएगा, यानी इस रेंज में वो दोनों कलर का मिक्सिंग हो सकता है। जैसे पिंक है और ऑरेंज है, तो ऑरेंज धीरे धीरे कम होगा, पिंक धीरे धीरे बढ़ेगा, और डिपेंड करता है कि सोल्यूशन कैसा है, एसिडिक है कि बेसिक है। अब यहाँ पर एक हम न्यूमेरिकल्स लेते हैं और न्यूमेरिकल से समझते हैं। तो न्यूमेरिकल्स में कभी कभी पूछ भी लेगा, जैसे मान लो HPH फिनोप्थिलीन है, HPH है, HPH है, इसका Ka लिखा जाता है या K इंडिकेटर कांस्टेंट, जैसे Ka लिखा जाता है, Kb लिखा जाता है, Kc लिखा जाता है, Kw, Kh। उसी तरह इंडिकेटर के लिए K इंडिकेटर In लिखा जाता है, 10⁻⁹ लिखा हुआ है। तो तुम्हें आपको बताना है कि पीएच रेंज क्या होगा, यानी एक किस रेंज में अपना कलर डिसअपियर करेगा और दूसरा वाला अपीयर करेगा, पीएच रेंज क्या होगा, ये हमें फाइंड आउट करना है। ऐसे क्वेश्चंस आपसे ये अलग अलग देके पूछा जा सकता है। तो देखो कैसे बनाएंगे, तो इसको बनाने का बहुत आसान तरीका है और डायरेक्ट इसको आप लास्ट में फाइनल कंक्लूजन आएगा उसी से याद रखना है। तो मैं थोड़ा सा इसको कैलकुलेशन करके आपको बता रहा हूं ताकि कोई नॉलेज हो जाए, बाकी इसको करने की कोई जरूरत नहीं है। अगर हम इसमें के निकाले तो कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस और कंसंट्रेशन ऑफ पीएच माइनस और कंसंट्रेशन ऑफ HPH, अगर हम यहाँ पर H प्लस का कंसंट्रेशन निकाले अलग से तो हम यहाँ लिख देंगे KIN और यहाँ HPH का कंसंट्रेशन और यहाँ पर पीएच माइनस का कंसंट्रेशन। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, दोनों तरफ लॉग लेते हैं, टेक लॉग बोथ दी साइड, टेक लॉग बोथ साइड विथ माइनस साइन, विथ नेगेटिव साइन, ताकि ये पीएच बन जाए। तो यहां माइनस लॉग बेस 10 और H प्लस, और यहां बन जाएगा माइनस लॉग बेस 10, दिख रहा है, और यहां हो जाएगा KI। ये आपको करने की जरूरत नहीं है, मैं करके दिखा रहा हूं कि ये कैसे आएगा, और ये हो जाएगा पीएच माइनस। ठीक है, अब देखो यहाँ पर ये क्या बन गया, पीएच बन गया ना, पीएच इक्वल टू माइनस बाहर ले लो, ये थोड़ा सा इसको सोल्व करो, लॉग m इंटू एन वाला फॉर्मूला लगा दो, लॉग के इंडिकेटर प्लस लॉग HPH का कंसंट्रेशन डिवाइड बाई पीएच का कंसंट्रेशन। ठीक है, अब इसको माइनस को अंदर ले लो, पीएच इक्वल टू हो जाएगा माइनस लॉग KI प्लस इंडिकेटर लॉग माइनस हो जाएगा 10 HPH और ये हो जाएगा पीएच माइनस। ठीक है, ये देखो क्या बन गया, ये बन गया पीएच इक्वल टू PKIN और ये माइनस लॉग HPH पीएच। अब देखो तुम्हें याद होगा HPH तुमने डाले थे और पीएच माइनस, ये बात हमने उस वार्ड में बताया था। अब बात ये है कि ये कलर लेस होता है और ये कलर पिंक कलर होता है। अब बात ये है कि जब इन दोनों में कंसंट्रेशन में यानी संख्या में बहुत डिफरेंस होगा तभी ये कलर दिखाएगा, क्योंकि ओस्वाल्ड यही बोल रहा था ना कि इसकी संख्या ज्यादा है तो ये कलर दिखाएगा, इसकी संख्या ज्यादा है तो ये कलर दिखाएगा। तो दोनों के कंसंट्रेशन में बहुत ज्यादा डिफरेंस होना चाहिए तभी जाके ये दोनों कलर दिखाएंगे। तो यहां पर हम एक एज्यूम करते हैं और हमें एज्यूम करना ही पड़ेगा कि मान लो इसका कंसंट्रेशन और इसका कंसंट्रेशन में जो दोनों का कंसंट्रेशन का डिफरेंस है वो 10 टाइम्स है, यानी ये 10 टाइम्स ज्यादा है। या ऐसा हो सकता है कि इसके कंसंट्रेशन में और इसके कंसंट्रेशन में 1/10 टाइम्स का डिफरेंस है, यानी ये 10 टाइम्स ज्यादा है, यहाँ पर ये 10 टाइम्स ज्यादा है, यहाँ पे ये 10 टाइम्स ज्यादा है।
तो मिनिमम दोनों में जो डिफरेंस होना चाहिए वो 10 टाइम्स का होना चाहिए। 10 टाइम्स से कम होगा तो नहीं चलेगा, यानी वो काम ही नहीं करेगा। तो मैं दोनों बार एक एक बार वैल्यू पुट कर रहा हूं, मिनिमम मैं 10 टाइम्स माना हूं, ठीक है। इससे ज्यादा वो क्वेश्चन में देना हो तो देगा, और नहीं तो 10 टाइम्स ही लेना होगा। तो मान के चलते हैं एक बार ये 10 टाइम्स और ये 1/10 टाइम्स, यानी एक बार ये ज्यादा है एक बार ये ज्यादा है। तो हम यहां से दो पार्ट में कर देंगे, तो पीएच इक्वल टू पी आई एन माइनस, अब देखो ये 10 टाइम्स है तो लॉग ए 10 का वैल्यू क्या होगा 1 होगा ना, और अगर मैं यहाँ 1/10 पुट कर दूं वैल्यू क्या आएगा -1, यानी पी एच इक्वल टू पी के आई एन, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा +1, यानी हम एक बार यहाँ पर इसका वैल्यू पुट कर दिए और एक बार हमने इसका वैल्यू 10 पुट किया और एक बार हमने वैल्यू 1/10 पुट किया। तो 1/10 पुट करेंगे तो log -1 हो जाएगा, और -1 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यहाँ प्लस हो जाएगा। तो हमारे को फाइनल ये फॉर्मूला मिला 2। तो हम इसीलिए इसको बार बार करने की हमें रिक्वायरमेंट नहीं है। तो हमारे को पीएच रेंज जब निकालना है तो पीएच रेंज हो जाएगा पी के आई एन +-1, यानी एक बार प्लस करो एक बार माइनस करो। अच्छा, के आई दे रखा है तो पी के आई क्या हो जाएगा, पी के आई एन क्या हो जाएगा 9, तो पीएच रेंज क्या हो जाएगा 9 + 1 यानी 10, और एक रेंज क्या होगा पीएच 10 - 1 9, यानी इसका पीएच रेंज हो गया सॉरी 8 है, तो पीएच रेंज क्या हो गया 8 to 10। तो आपको इतना करने की कोई जरूरत नहीं है, आप इसको डायरेक्ट इसको याद रखो। जब आपसे के आई दे रखा होगा तो आप पीके निकाल लेना, एक नंबर माइनस कर देना और एक नंबर ऐड कर देना, वही उसका रेंज होगा। तो इतना करने की तुम्हें कोई रिक्वायरमेंट नहीं होगा, ये आप डायरेक्ट याद रखोगे रेडीमेड में। यानी पीकेआई में एक बार +1 ऐड करोगे और एक बार -1 सब्ट्रैक्ट करोगे, वही उसका रेंज होगा। ठीक है, चलो। हाँ, मिनिमम वैलिड 10 टाइम डिफरेंस, अगर उस क्वेश्चन को कुछ देखना होगा तो अब इससे ज्यादा वो भूलवाता नहीं है, मिनिमम 10 टाइम्स होता है, इससे ज्यादा होगा तो देगा, उसके अकॉर्डिंग हम सेट करेंगे, लेकिन मिनिमम क्वेश्चंस में 10 टाइम्स ही रहते हैं। दिस इज वैलिड फॉर मिनिमम डिफरेंस बिटवीन 10 times in the concentration of molecules and ions, क्योंकि इसमें डिफरेंस थोड़ा बहुत रहेगा फिर नहीं दे पाएगा, क्योंकि ऑसवार्ड ने क्या बोला, ये ज्यादा रहेगा तो दिखेगा, ये ज्यादा रहेगा तो दिखेगा। तो मिनिमम ज्यादा रहने का मतलब कुछ वैल्यू ज्यादा होना चाहिए, नहीं कि आसपास नहीं, एक 5 है एक 6 है तो नहीं होगा, कम से कम मिनिमम 10 टाइम्स का डिफरेंस होना चाहिए दोनों का नंबर में। चलो, ये टॉपिक अब एक लास्ट टॉपिक रह गया है और वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसी में हमें समझ में आएगा कि पीएच रेंज, जो ये रेंज है इंडिकेटर का, वो एक्चुअल में वही क्यों है, और वहीं पर हमें समझ में आएगा। तो लास्ट टॉपिक बट इंपॉर्टेंट टॉपिक, सिलेक्शन इंडिकेटर। हमें इंडिकेटर को सुटेबल सॉल्यूशन के लिए, नहीं ऐसा नहीं होगा कि जो जो सॉल्यूशन हम लेंगे उसमें जो मर्जी करेगा वो हम इंडिकेटर मिला देंगे और हमारा वो काम करने लगेगा, ऐसा नहीं है, ठीक है। मोबाइल की तरह नहीं है कि जो सिम डालोगे वो सिम चालू हो जाएगा, वोडाफोन आइडिया जियो। तो सॉल्यूशन के लिए हमें सुटेबल इंडिकेटर को डालना पड़ेगा। तो लास्ट टॉपिक बट इंपॉर्टेंट टॉपिक, तो राइट डाउन हेडिंग, selection of suitable indicator in acid base titration, selection of
सिलेक्शन ऑफ सुटेबल इंडिकेटर, selection of suitable indicator in acid base titration, acid base titration. Selection of suitable indicator in acid base titration, यानी जो मर्जी करेगा वो इंडिकेटर नहीं ले लेंगे और वो काम करना लग जाएगा, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, तो इससे पहले टॉपिक स्टार्ट करें, थोड़ा सा टाइट्रेशन के बारे में मैं बता दूं, हालांकि टाइट्रेशन मूल कॉन्सेप्ट में ही पढ़ाया जाता है, तो यहाँ पर थोड़ा सा टाइट्रेशन के बारे में हम डिस्कस करते हैं। टाइट्रेशन जो है वो क्या होता है एक्चुअल में, जब हम एसिड बेस को न्यूट्रलाइज करते हैं, न्यूट्रलाइजेशन, थोड़ा सा हम इस बात को समझते हैं तब हम आते हैं सुटेबल इंडिकेटर पे। मान लो हमने एसिड बेस को, एक हमने HCl ले लिया और एक हमने NaOH ले लिया। अगर मान लो इसका कंसंट्रेशन N/10 है और इसका 40 ml लिया गया है और इसमें N/5 है और पूछा गया कि वॉल्यूम क्या होगा जब ये दोनों मिल के क्या बन जाएंगे, न्यूट्रल बन जाएंगे। यानी हम न्यूट्रलिटी का कंसेप्ट, यानी दोनों को मिलाया गया, न्यूट्रलिटी का जो कंसेप्ट है वो यही है ना, N1V1 इक्वल टू N2V2, इसी से निकालते हैं ना। तो कितना वॉल्यूम मिलाया जाए कि न्यूट्रल हो जाए, तो 1/10 इंटू वॉल्यूम 40 और 1/5 इंटू वॉल्यूम निकालना है। ये हो गया 4 और ये हो गया 5, V2 हो गया 20, यानी 20 ml तुम NaOH मिलाओगे तो ये न्यूट्रल बन जाएगा। इफ वी ऐड 20 ml ऑफ NaOH दिस विल बी फॉर्म न्यूट्रल। लेकिन ये पेपर वर्क है हमारा, ये तो हम पेपर पे कर रहे हैं, ये पेपर वर्क हुआ हमारा, हर चीज पेपर पे ही थोड़े ना करेंगे, कुछ चीजें लैब में भी करना होगा ना। ये तो हमने N1V1 लगा दिया, हो गया, लैब में कैसे करेंगे, लैब में इस चीज को कैसे हम परफॉर्म करेंगे और कैसे समझ में आएगा कि हमें न्यूट्रलिटी यानी न्यूट्रल हो चुका है। ठीक है, तो हम लैब में इस चीज को कैसे परफॉर्म करें, तो हम लैब में एक बीकर लेंगे, लैब में हम एक बीकर लेंगे, इसमें पहले से मान लो एसिड मिलाया रखा गया है, वहां एसिड था, पहले से इसमें HCl रखा गया है। HCl का वॉल्यूम जो है वो 20 ml है, 40 ml मान लो, कुछ भी मान लो। इसका हमें नॉर्मेलिटी निकालना है, हमें नॉर्मेलिटी नहीं मालूम है, नॉर्मेलिटी नहीं मालूम है। तो तुम क्या किए, एक ब्यूरेट लिए, एक ऐसा ग्लास का पाइप होता है लंबा सा, वो ब्यूरेट उसको बोलते हैं, लिए यहां पर कॉर्क लगा रहता है, जब चाहे तो हम इससे, और इसके अंदर इंडिकेटर रहता है कितना वॉल्यूम हम इसके अंदर यूज कर रहे हैं, इंडिकेटर लगा रहता है। यहां पर ये कॉर्क लगा रहता है, जब मर्जी करे हम बंद कर सकते हैं। इसके अंदर हमने NaOH को लिया है, अंदर हमने NaOH को इसके अंदर हम लिए। NaOH का हमें कंसंट्रेशन मालूम है N/10 और ब्यूरेट से हमने इसको इसमें मिलाना स्टार्ट किया और इसके अंदर हमने फिनोप्थिलीन
थोड़ा सा रख दिया। अभी ये फिनोप्सिलिन कलरलेस होगा, अभी ये कलरलेस होगा, कलरलेस हुआ। अब तुम ब्यूरेट से NaOH का 1/1 ड्रॉप इसमें मिक्स करना स्टार्ट किए। मिक्स करते गए करते गए करते गए, पीएच बढ़ता गया बढ़ता गया बढ़ता गया। मान लो पीएच रेंज इधर से बढ़ता गया, न्यूट्रलिटी आएगी। आफ्टर दैट इसके अंदर जैसे ही बेसिक हुआ होगा वैसे ही ये पिंक कलर हो गया होगा। तो जैसे ही पिंक कलर हुआ होगा उसी समय इसको हम बंद कर देंगे। ये इंडिकेट कर दिया। अब मान लो एक ड्रॉप ज्यादा भी गिर गया होगा तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन पिंक आते ही समझ में आ गया होगा। देखो न्यूट्रल पे इंडिकेट नहीं करेगा कि न्यूट्रल हो गया, न्यूट्रल पे इंडिकेट नहीं करने वाला है ये कि न्यूट्रल हो गया। जब बेसिक होगा तभी इंडिकेट करेगा। तो ये इसीलिए ब्यूरेट से ज्यादा जाता है ड्रॉप बाय ड्रॉप, क्योंकि एक ड्रॉप ज्यादा भी पड़ गया तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो जैसे ही पिंक कलर आया वैसे ही इसको स्टॉप कर को हम क्लोज कर दिए। उसके बाद इसमें हमने वॉल्यूम मेजर किया कि आखिर इसका कितना वॉल्यूम ये हमने इसके अंदर मिलाया तो न्यूट्रलिटी बना, मतलब न्यूट्रल बना। हालांकि पिंक बना है लेकिन एक ड्रॉप एक्स्ट्रा गया होगा तो पिंक बना होगा, एक ड्रॉप एक्स्ट्रा गया होगा तभी पिंक बना होगा क्योंकि बेसिक हुआ होगा। तो हम एक ड्रॉप को नेग्लेक्ट मार देंगे कि चलो एक ड्रॉप चला गया, इसलिए हम ड्रॉप बाय ड्रॉप डालते हैं। तो यहाँ पर हम वॉल्यूम मेजर करेंगे कि आखिर हमने कितना वॉल्यूम मिलाया कि ये पिंक कलर दिखाया है। कलरलेस से ये आ गया है। तो मान लो कि इसका वॉल्यूम 40 ml है, ठीक है। अब इस तरह से हम लैब में करते हैं और तब जाके समझ में आता है कि ये दोनों न्यूट्रल हो चुका है। अब तुम इसका नॉर्मेलिटी निकालो। तो यहाँ तो तुम्हें सब डेटा दिया हुआ था ना, यहाँ डेटा नहीं दिया था। वॉल्यूम हमने पिंक आने तक का इंतजार किया, फिर बंद किया, फिर हमने मेजर किया। हाँ, जो ये लिया हुआ था हमने वो हमें मालूम था, इसका नॉर्मेलिटी नहीं मालूम था। जबकि यहाँ सब कुछ तुम्हें डेटा दिया हुआ था, ये पेपर वर्क था। लेकिन लैब में पेपर वर्क थोड़े ना होता है, लैब में तो हर चीज निकाला जाता है। तुम पहले लो, ये तो जानते हो कि कितना हमने वॉल्यूम लिया, लेकिन नॉर्मेलिटी थोड़े ना तुम्हें मालूम है कितना लिया। हाँ, इसका नॉर्मेलिटी पहले से वॉल्यूम इसका पिंक आने तक का इंतजार किया हमने और उसका वॉल्यूम हमने मेजर किया। अब यहाँ पर वॉल्यूम हमें मिल गया 40 ml। अब लगा दो फॉर्मूला N1V1। अब लगा फॉर्मूला ही हम N1, फिर नॉर्मेलिटी हम देंगे। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं टाइट्रेशन, टाइट्रेट किया गया इसको। दैट प्रोसेस इज नोन एज टाइट्रेशन को बोलते हैं, यानी एसिड बेस को न्यूट्रलाइजेशन। पिंक तक का इंतजार किए, या जब पहले पिंक था तो हम कलरलेस का इंतजार किए होंगे, दोनों हो सकता है ना। बेस होगा तो एसिड मिलाए होंगे हम, तो बेस होगा तो इंडिकेटर डालोगे, फिनोप्सिलिन तो वो पिंक देगा, तो पिंक होगा तो कलरलेस तक का इंतजार करना है। तो इस तरह के हम प्रोसेस को बोलते हैं टाइट्रेशन। टाइट्रेट हो रहा है, टाइट्रेट कर रहे हैं, एसिड बेस का टाइट्रेशन हो रहा है, दैट इज नोन एज टाइट्रेशन। पहले इसको लिखो, फिर हम आगे बात करते हैं कि हमें फिनोप्सिलिन ये सुटेबल इंडिकेटर कैसे मालूम चलेगा कि सुटेबल इंडिकेटर कौन है। तो इसको जल्दी से लिखो, अब लास्ट पॉइंट बच गया है, सुटेबल इंडिकेटर के बारे में हम बात करेंगे। लिख लिए होगे, लिखे क्या? तो टाइट्रेशन का मीनिंग ये हुआ। अब टाइट्रेशन जो है वो अलग अलग टाइप का हो सकता है। स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस, स्ट्रॉन्ग एसिड,
वीक बेस, वीक एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस, वीक एसिड और वीक बेस। 4 टाइप का टाइट्रेशन हो सकता है। ये हमने जो किया था स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस वाला किया था। तो ये टाइट्रेशन जो है 4 टाइप हो सकता है। अब हमें ये समझना है कि हमारा टॉपिक ये है कि सिलेक्शन ऑफ सुटेबल टाइट्रेशन, सॉरी, इंडिकेटर इन एसिड बेस। तो हम किस सुटेबल टाइट्रेशन का यूज करें। जल्दी लिखो। तो यहाँ जो डेटा अननोन होता है वो लैब के द्वारा निकाला जाता है। चलो, तो कल मैं ग्राफ के बारे में बताऊंगा, ग्राफ बताऊंगा, उसी ग्राफ से क्लियर होगा कि ये सुटेबल इंडिकेटर कैसे काम किया जाए। ये टाइम हो गया, तो कल बस थोड़ा सा 2 मिनट का एक टॉपिक रह गया है, वो कल मैं बताऊंगा। ठीक है, ओके, थैंक्स टू ऑल।